हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब ये टॉपिक समझने से पहले अपने को थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर चलना पड़ेगा जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की टाइम की डिपेंडेंसी की बात की थी, तभी अपने को ये टॉपिक समझ आएगा। तो थोड़ा सा इसके फिजिकली बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना उसके ऊपर बात करेंगे। तो टाइम डिपेंडेंसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मेरे पास कोई एक क्वांटम स्टेट u हमने यहाँ पे मान ली, और इस क्वांटम स्टेट u की x में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है इसको मैंने क्या लिखा, x और u लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को किसी दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहूँ तो उससे भी कर सकता हूँ। इस u को मैंने क्या मान लिया, एक पार्टिकल मान लिया, ठीक है। अब इस पार्टिकल u की x में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी टाइम की डिपेंडेंसी निकाल ली थी, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि हम इसकी टाइम की डिपेंडेंसी निकालेंगे तो अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें क्या है, अपने पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हम यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की पोजीशन और टाइम डिपेंडेंसी अगर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से निकालेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ना तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे और ना ही वो टाइम के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एंड पोजीशन बट प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन पोजीशन एंड टाइम बोथ, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो ना तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है और ना ही वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, पर जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, लेट अस कंसीडर ए क्वांटम स्टेट u। हमने यहाँ पे क्वांटम स्टेट u कंसीडर की और इसकी x में पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसको हमने क्या बोला, एक्स यू बोला, जिसको हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोला, ठीक है। अब अपने को पता है अगर मैं वेव फंक्शन को किसी भी फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके ऊपर फिजिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन मेरे पास साई है। अब अगर मैं साई को किसी फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, e की पावर आयटा फाई से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस वेव फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अकेला वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं आएगा। फिजिकल मीनिंग किसका होता है, इसके मोड के स्क्वायर का होता है। अगर मैं वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर कर दूं, ये क्या बोल दिया मैंने, साई प्राइम बोल दिया। अब अगर मैं इसके मोड का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास साई स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, साई स्टार। इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो साई स्टार e की पावर माइनस आयोटा फाई और साई e की पावर आयोटा फाई, ठीक है। e इससे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई के मोड का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म अपने को फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये बता रही है अगर मैं वेव फंक्शन को किसी भी फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सब हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को किसी भी फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो क्या है अपने पास, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ये वाला है अपने पास। अब अगर मैं इसको किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, e की पावर आयटा ओमेगा और t। और लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, ये अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, और ये वाला क्या है, फेज फैक्टर है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये कंप्लीट टर्म किसको रिप्रेजेंट करके बता रही थी, टाइम डिपेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को डिपेंड करके रिप्रेजेंट करके बता रही थी, ठीक है। अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू एच बार ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा e बाय एच बार। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स यू प्राइम इक्वल टू एक्स और यू प्राइम, ठीक है। ये आएगा एक्स और यू, इसको मैंने लिखा e की पावर आयटा एज इट इज, ओमेगा की जगह ये वाली टर्म पुट कर देता हूँ तो ई टी डिवाइड बाय एच बार, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट है वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर निकाल चुके थे। अब अपने को क्या निकालनी है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसकी पोजीशन की और टाइम की डिपेंडेंसी निकालनी है। अब पोजीशन और टाइम की डिपेंडेंसी निकालने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर चलना पड़ेगा और वहाँ के कुछ रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक पार्टिकल है, मैंने ये एक पार्टिकल मान लिया सॉरी
ये अपने पास एक पार्टिकल और ये पार्टिकल रिलेटिव स्टिक्स मोशन से मूव कर रहा है। रिलेटिव स्टिक्स मोशन से मूव करने का मतलब क्या है, इस पार्टिकल के पास लाइट की स्पीड है, ठीक है। और जब भी रिलेटिव स्टिक्स मोशन की बात आती है तो वहां पे यूज करते हैं हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और जहां पे भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र आता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटी आती है। इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या है, अगर मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर जाऊंगा तो उन क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मेरे पास चार्ज है, चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, और भी रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेट अस कंसीडर, हम अपने को यहाँ पे दो फ्रेम कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसीडर ए फ्रेम, लेट अस कंसीडर ए फ्रेम एस प्राइम, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी और बीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास, v बाई सी होता है। यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी बीटा सी। तो ये फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v इक्वल टू बीटा सी वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब मैं यहां पे दो फ्रेम लेके चलूंगा, मेरे पास एक फ्रेम एस है, ये मेरे पास क्या है, एस फ्रेम है, और एक एस प्राइम फ्रेम है जो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो ये मैंने क्या लिया, एक एस प्राइम फ्रेम लिया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, इसको जेड बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, जेड प्राइम। ये एस है और ये एस प्राइम है, ठीक है। अब ये वाला जो फ्रेम है ये मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, बीटा सी है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को करना ये है कि मैं यहाँ पे ये जो ई टी है, इस ई टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगी, पोजीशन और टाइम की डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हम रिलेटिव स्टिक्स मोशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या आती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी नो दैट et minus px is invariant quantity under Lorentz transformation, ठीक है। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है, ऑलरेडी लेक्चर बना रखी है रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक पे, वहां पे बता रखी है कि कौन कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये वाली जो इनवेरिएंट क्वांटिटी, इनवेरिएंट इन द सेंस ये एस प्राइम फ्रेम में यही रहेगी और एस फ्रेम के अंदर भी यही रहेगी, दोनों फ्रेम में इस क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इनवेरिएंट क्वांटिटी बोला है, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को दोनों फ्रेम के लिए लिख लेता हूं, पहले तो एस फ्रेम के लिए लिखता हूं और दूसरे एस प्राइम फ्रेम के लिए लिखता हूं। अब अपने पास ये जो एस फ्रेम है ये किस में है, रेस्ट में है, तो हमने यहां पे लिखा ई टी माइनस पी एक्स, ये किस में है अपने पास, एस फ्रेम में है, और एस फ्रेम किस में है, रेस्ट में, ठीक है। और रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, e प्राइम t प्राइम माइनस p प्राइम x प्राइम, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये किस में है अपने पास, ये है अपने पास s प्राइम फ्रेम में, ठीक है। अब जो s फ्रेम है वो अपने पास किस में है, एस फ्रेम किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोमेंटम 0 होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई टी इक्वल टू ई प्राइम टी प्राइम माइनस पी प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसको हमने बोल दिया ये वाली अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर
थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्राइम एक्स और यू प्राइम इक्वल टू एक्स और यू, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रखी है, ई की पावर आयटा, और ई टी की वैल्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ई प्राइम टी प्राइम माइनस पी प्राइम एक्स प्राइम डिवाइड बाय क्या है एच बार, एच बार। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहूँ तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा एक्स यू प्राइम, और इसको कंप्लीट को क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, और ई की पावर आयोटा ई प्राइम टी प्राइम माइनस पी प्राइम एक्स प्राइम और एच बार। ठीक है, अगर इसको और इन जनरल लिखना चाहूँ तो और इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा एक्स और यू प्राइम, इसको हमने लिखा ए ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी माइनस पी एक्स डिवाइड बाय एच बार। ठीक है, ये क्या है अपने पास, पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और साथ में आपको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा हम उसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।